तो आज छोटराम के बारे में बात करेंगे। मेरे साथ हैं शिक्षाविद चौधरी शमशेर सिंह मलिक जी। जींद में छोटराम किसान कॉलेज के प्राचार्य भी रहे हैं और काफ़ी अनुभव है। सो छोटराम पे इन्होंने किताब भी लिखी है। छोटराम के वो सारे काम जिनके कारण उन्हें आज याद किया जाता है, इस बारे में बात करेंगे। मैं आपका दोस्त करमपाल। आप वीडियो को आखिर तक देखना और अपने कमेंट्स जरूर लिखना। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। तो छोटराम की आज जयंती है जी। तो ये बताओ, जैसे आज तो उनका जन्म तो आज के दिन नहीं हुआ था, आज बसंत पंचमी है जी। जन्म तो शायद उनका नवंबर में हुआ था, 24 नवंबर 1881 को जी। तो आज के दिन छोटराम को याद क्यों किया जाता है? आज के दिन उनकी ये आर्थिक इच्छा थी चौधरी साहब की कि मेरा जन्मदिन या कोई भी खुशी का जो उत्सव है तब मनाना जब किसान के चेहरे पर खुशी की झलक हो जी। और ये जो बसंत का महीना होता है इसमें जो फसल है किसान की वो पूरे यौवन पर होती है जी, लहलाती है, पकड़ने को तैयार हो जाती है, पकड़ने के लिए तैयार होती है। तो इसलिए वो ये मानते थे कि किसान अब खुश है जी। किसान खुश है तो तभी कोई खुशी का उत्सव मनाना चाहिए मेरे संदर्भ में जी। इसलिए उन्होंने बसंत पंचमी का दिन खुद ही तय किया था। और लेकिन आज बसंत पंचमी है और छोटराम की हम जयंती मना रहे हैं, लेकिन किसान तो खुश नहीं है। किसान तो सड़कों पर है, आंदोलनरत है। देखो ये तो अलग चीज है। इसमें चौधरी साहब का तो कोई दोष है नहीं। आज के संदर्भ में हम बात करें जी। कि जब अंग्रेजी राज था उन्होंने किसानों के लिए खूब काम करवाए होंगे, तभी उनको आज किसान याद करते हैं जी। किसी ट्रैक्टर पे देख लो, ट्रैली पे देख लो, हर किसान मजदूर सब छोटराम को याद करते हैं। तो आज़ाद भारत में रहते हुए वो सरकारी काम क्यों नहीं कर पा रही किसान हित में, जो उन्होंने अंग्रेजी राज में रहते हुए कराए? कौन से ऐसे काम थे? सर छोटूराम ने ब्रिटिश शासन के दौरान ऐसे जनहित के कानून बनाए, ना केवल किसानों के लिए, सभी जो वंचित वर्ग था सभी के लिए उन्होंने कानून बनाए। जिस एमएसपी की बात करते हैं, स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, इसका जो बेसिक अवधारणा है वो सर छोटूराम के ज़माने में ही तैयार हो गई थी जी। उन्होंने पहली बार एमएसपी की स्टार्टिंग जो है सर छोटूराम ने पंजाब में की थी, जो मार्केटिंग एक्ट लागू करवाया था, बनाकर खुद तैयार किया था उन्होंने जी। इसी तरीके से जो किसानों के लिए सिंचाई की जो परियोजनाएं हैं, शुरू में छोटी छोटी जो परियोजनाएं हैं वो उन्होंने चालू की थी। कई नहर और जो रजबाए हैं वो निकलवाए थे जी। और नलकूपों के लिए भी एक इस प्रकार की पॉलिसी सरकार से बनवाई थी ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई के साधन जो है वो अपने खेतों के लिए उपलब्ध करवा सकें जी। और भाखड़ा डैम तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जिसका पूरा श्रेय सर छोटूराम को जाता है जी। क्योंकि जो दक्षिण पंजाब था उस वक्त का, जो वर्तमान हरियाणा है जी, यहाँ जो सिंचाई जल है उसकी बहुत भारी कमी थी नहीं एक तरह से। सारे जो नदियां हैं या जल स्रोत हैं वो सारे पंजाब में थे जी। तो ये बहुत बड़ी देन है जो वर्तमान हरियाणा को उनकी जी, जो भाखड़ा डैम बनाई। और ये देखिए कि उनकी कितनी हार्दिक इच्छा रही होगी इस डैम को बनाने में। 8 जनवरी को लेट नाइट इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए और उसके बाद सोने के बाद वो जाग नहीं पाए, यानी 9 जनवरी को सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग वो चले गए छोड़ जी। और बात जैसे आपने कही कि उन्होंने इतने काम करवाए, एक किस्सा बड़ा छोटराम के बारे में बात करते हैं कि एक बार किसानों को गेहूं की फसल का भाव देने के लिए वो अंग्रेजों से भिड़ गए थे जी। और उन्होंने कहा था कि एक दाना भी मैं मतलब मंडी में नहीं आने दूंगा, यदि किसान को उचित भाव नहीं दिएगा तो ज़मीन में गिरवा दूंगा। और अंग्रेज सरकार को हार माननी पड़ी थी और वो जितना भाव मांगा था उससे ज़्यादा उनको देना पड़ा था। आज एमएसपी की मांग किसान आम सड़क पर है, उस पर आंसू गैस के गोले बरसाए जा रहे। वो किस्सा बताओ, वो क्या था?
वो मीटिंग करवाई गई थी, जो प्रधानमंत्री थे पंजाब के, उन्होंने जो ब्रिटिश गवर्नर था यहाँ जी पंजाब का, तो वो आनाकानी कर रहे थे। 7 रुपये प्रति मन के हिसाब से गेहूं के दाम मांगते थे जी। तो वो 7 के बाद इससे ज़्यादा देने के लिए तैयार नहीं थे। चौधरी साहब ने ये कहा कि 10 से कम पर हम किसी भी सूरत में सहमत नहीं होंगे जी। और अगर इतना दाम आप नहीं दोगे किसान की फसल का, गेहूं का, तो जो खड़ी फसल में आग लगवा दूंगा मैं, एक दाना भी जो है मंडियों में नहीं आएगा, भूखे मर जाएंगे। तो वो अपने इस जिद से पीछे नहीं हटे और 11 रुपये प्रति मन के हिसाब से जो है आखिर में सरकार ने गेहूं के दाम तय किए थे जी। यानी जो डिमांड की थी उससे भी 1 रुपया ज़्यादा, उससे 1 रुपया ज़्यादा था जी। इसी कारण मेरे ख्याल में ये हमें लगता है कि जो हमारा नॉर्थ का इंडिया का जो किसान है, यहाँ का किसान हम देखें सर, आपका मध्य प्रदेश का है, हैदराबाद का है, उड़ीसा, वहाँ के किसानों से हमारे इधर का किसान काफ़ी समृद्ध है। ये भी एक बड़ा कारण है। इधर छोटूराम थे, उन्होंने शुरुआत से किसान मजदूर को उसके जो हित थे वो साधे और उनको अच्छा भाव दिलाया फसल का। तो पंजाब में किसान हित में बहुत सारे कानून बनाए चौधरी साहब के टाइम पर, वो खुद ड्राफ्टिंग करते थे। खास बात ये है जी, आज के जो मंत्री हैं वो तो ब्यूरोक्रेसी तैयार करती है सारे जी, वो खुद अपने आप तैयार करते थे बिल का ड्राफ्ट। और उस समय जो ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, ये एक्ट बना किसान के हित में, मंडी कानून बना, जो रहन होती थी ज़मीन किसानों की उससे मुक्ति के लिए कानून बनाया। अनेकों कानून, उस वक्त इतने कानून बनाए गए थे 1936 से और 1944 के बीच में कि उनको गोल्डन एक्ट के नाम से जानते, सुनहरी कानून। और उस पूरा जो कार्यकाल था उसको गोल्डन पीरियड माना जाता है, स्वर्ण काल है वो किसानों के हित में। इतने सरकारी तौर पर काम किए गए थे और वैसे नहीं किए थे, वैसे फैसला कोई नहीं हुआ, सारे फैसले जो है उनको कानूनी रूप दिया गया था। एक्ट पास करवाए थे उन्होंने उस समय जो काउंसिल होती थी जी। अच्छा, ये तो वो तो उस समय छोटूराम तो मतलब मंत्री थे, एक सिंपल मंत्री थे जी। वो, वहाँ कोई मुख्यमंत्री भी नहीं थे उसमें पंजाब की सरकार में। तो इतना दबदबा कैसे था? वो सारे कानून जो उन्होंने मतलब उसका ड्राफ्ट बनाया और वही विधानसभा में लेके आए, पास कर दिया कानून ना। इनके पीछे जो समर्थन था किसानों का, वो चाहे जाट किसान थे, सिख किसान थे, मुस्लिम किसान थे, सबका था जी। मतलब वो धर्म और जाति की कोई जो है वो कंसिडरेशन नहीं थी उस वक्त। किसान जो है, मुसलमानों में जाटों से ज़्यादा समर्थन था और सिखों में सबसे ज़्यादा समर्थन था जी। सिकंदर हयात खान प्रधानमंत्री थे उस समय पंजाब के, संयुक्त पंजाब के। तो उन्होंने एक बार ये स्वीकार किया था बाकायदा कैबिनेट की मीटिंग में, जब पत्रकार उनसे मिलने आए मीटिंग के बाद, तो उन्होंने ये कहा कि मैं बेशक प्रधानमंत्री हूँ, यानी बड़ा मंत्री मैं हूँ कानूनी तौर पर जी। लेकिन वास्तव में जो हमारे बड़े हैं वो सर छोटूराम हैं जी। तो जो प्रधानमंत्री थे वो इनकी किसी भी बात को जो टालते नहीं थे। उसका कारण था क्योंकि ये हमेशा जनहित में और किसान मजदूर जो दलित तबका है उनकी बात करते थे, शोषित की बात करते थे और उन सभी के लिए कोई कास्ट बार को क्रॉस करते हुए इन्होंने कानून बनाए जी। अच्छा, एक बड़ा सवाल और है सर कि आपने कहा कि वो किसी जात धर्म के लिए नहीं, मजदूर गरीब किसान उसके लिए काम करते थे। तो क्या उस समय आज हम देखते हैं कि छोटूराम का नाम भाई सिर्फ जाट से जोड़ दिया गया छोटूराम को, तो छोटूराम ने उस गरीब कमजोर तबके के लिए क्या कुछ काम किया? जो हमारा शोषित तबका है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट है, चाहे वो बैकवर्ड क्लास है, तो उसके लिए भी उनके कानून, उनके काम कितने सराहनीय रहे? उसके लिए जो उस वक्त ऐसा समाज था हमारा कि जो शोषित वर्ग था, खास तौर पर दलित भाई जो थे, उनको बराबरी के अधिकार नहीं थे और यहाँ तक जो तालाब और कुएं हैं उनसे पानी भी नहीं लेने देते थे। तो सबसे पहला कानून
कानूनी जामा पहना था इस बात को कि इसके ऊपर प्रतिबंध रहेगा और अगर कोई रोकता है तो उनको उसको बाकायदा कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। ये छोटूराम ने करवाया था? ये सर छोटूराम ने उस वक्त करवाया था, अपने जो सेकंड उनका कार्यकाल था जी। तो ये तो बहुत बड़ी बात है, मतलब महापुरुष कोई है, हम चाहे अंबेडकर को एक जाति से जोड़ दिया गया है, छोटूराम को एक जाति से जोड़ दिया गया है। ये तो राजनीति का तकाजा है, ये राजनीतिक लोगों ने अपने फायदे के लिए ऐसा किया है। अदरवाइज तो महापुरुष किसी जाति के थोड़े होते, पूरे समाज के होते, पूरे देश के होते हैं वो तो, और सभी के हित में काम करते हैं, सारे करते हैं ये। और सर छोटूराम के तो इन्होंने क्या है कि जो मिनिमम वेजेस एक्ट है, सर छोटूराम ने उस टाइम कानून बनवाया था इसके ऊपर कि इससे कम जो मजदूरी या वेतन है कर्मचारियों को या मजदूरों को नहीं मिलेगी। जी। जो काम के घंटे हैं वो तय करवाने के लिए भी कानून पंजाब असेंबली में बना था सबसे पहले जी, ब्रिटिश काल के दौरान। ये तो आज़ादी के पश्चात तो बहुत सारे कानून बने, लेकिन ये तो 1940 के 30 के दशक की बातें हैं। अच्छा एक बार बताओ सर, जैसे कि आपने बताया कि उन्होंने गरीब के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए खूब काम करवाए, तो क्या जो दूसरा व्यापारी वर्ग था, जो उच्च वर्ग था, उसने उसमें क्या छोटूराम का विरोध किया होगा? उनका विरोध हुआ था इस उसमें भी? ऐसा है जी, उस वक्त जो है जो साहूकारी प्रथा थी और ज़मीन गिरवी रख लेते थे, नाप तोल का भी कानून उन्होंने बनाया था, उसमें भी काफ़ी जो कच्चे बाट होते थे जी। उसके बाद उन्होंने जो तराजू और जो एक इसका रजिस्ट्रेशन एक्ट बनवाया था, साहूकारी रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो उसका मतलब ये था कि अगर आप उधार देते हो किसी को पैसे तो उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और उस पर जो सरकार द्वारा निर्धारित ब्याज है वही लिया जाए जी, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। ये कानून भी उन्होंने बनाया कि कृषि के क्षेत्र में, खेतीबाड़ी में जो काम आने वाले औजार हैं, हल या बैल है, दूसरी ऐसी सारी जो भी चीज़ें हैं, उनको रहन नहीं रखा जा सकता जी, ताकि उनका गुजर बसर जो है वो आसानी से हो सके। तो इस प्रकार के कानून उन्होंने बनाए और उनकी वो इतने ज़्यादा हैं कानून के आपको और हमारे को याद भी नहीं है जी। तकरीबन 20 से ज़्यादा कानून बनाए थे और उसमें सभी जो भी वंचित वर्ग था, चाहे वो किसान थे, मजदूर थे, शोषित थे, सभी के हित में उन्होंने काम किया। जी। और ये बताओ सर, चोई छोटूराम का शिक्षा में क्या योगदान है? क्योंकि हम देखते हैं कि पूरे हरियाणा के ज़्यादातर जिलों में चोई छोटूराम के नाम से स्कूल हैं, शिक्षण संस्थाएं हैं। रोहतक का जाट हाई स्कूल बड़ा फेमस है। तो उन्होंने शिक्षा की अहमियत को कैसे समझा कि हमारे गांव देहात का बच्चा जब तक नहीं पढ़ेगा तरक्की नहीं करेगा? शिक्षा में उनका योगदान। चौधरी छोटूराम इस बात को बखूबी समझते थे कि जब तक हमारे बच्चे पढ़ लिख कर जागृत नहीं होंगे तब तक वो जो दुनिया की दौड़ है उसमें पीछे रह जाएंगे जी। तो उन्होंने सबसे पहले रोहतक में जाट हाई स्कूल की स्थापना करवाई थी और उसके बाद दूसरे जो ज़िले हैं, हिसार है, जींद है, सोनीपत है, यहाँ पर भी जो स्कूलों की स्थापना करवाई और बाद में इनको कॉलेज भी लोगों ने बनाया और बड़ी बड़ी संस्थाएं पनपी उनके प्रयासों से। जी। क्योंकि शिक्षा का महत्व को इसलिए वो समझते थे कि जब तक शिक्षित नहीं होंगे, शिक्षा रोजगार से भी जुड़ी हुई है जी। और शिक्षा जो है एक जो राजनीतिक जागृति है, शिक्षा से राजनीतिक जागृति भी आती है। तो दोनों तरफ से वो ये चाहते थे कि शिक्षित होकर हमारे बच्चे रोजगार प्राप्त करें जी। इसलिए उन्होंने रोहतक, सोनीपत और ये जो जितना भी एरिया है इसके बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले, सेना में भी और सिविल सेवाओं में भी जी। इसके प्रयास उस वक्त किए थे जी। इसके अलावा लोगों को जागृत करने के लिए उन्होंने एक जाट गजट के नाम से एक अखबार भी शुरू किया था रोहतक में और उससे पहले हिंदुस्तान अखबार था एक जो आगरा से प्रकाशित होता था, उसमें भी संपादक के तौर पर कार्य किया और
दोनों समय में, दोनों अखबारों जी। में काम करते हुए उन्होंने इस बात पर काफ़ी जोर दिया कि जो शिक्षा है, जब तक शिक्षा में आप लोग आगे नहीं होगे तब तक ना तो इस ज़माने की जो मांग है, आधुनिक समय की जो आवश्यकता है, उसको समझ नहीं पाएंगे। जी। इसलिए शिक्षा के ऊपर काफ़ी जोर दिया और इस क्षेत्र में जो स्कूल उस समय स्थापित किए उनमें चौधरी साहब का ही योगदान है। और हमारे गांव के जो यूथ था उसमें उनको बड़ी मदद मिली होगी, खूब पढ़े। उस वक्त तो के गांव में तो स्कूल होते ही नहीं थे उस समय। हाँ जी, उस वक्त के गांव में स्कूल नहीं थे और बहुत दूर जाना पड़ता था। शुरू में तो यहाँ से हरियाणा में कहीं था ही नहीं, लाहौर था जी। और साधन संपन्न लोग ही वहाँ पर पढ़ाई के लिए जा सकते थे। जी। दिल्ली में भी लाहौर के बाद में जो स्कूल हैं या उच्च शिक्षा की संस्थाएं बाद में स्थापित हुई। चौधरी छोटूराम खुद कितने पढ़े लिखे थे सर? चौधरी छोटूराम ने दिल्ली से बीए किया था। उसके बाद वो उत्तर प्रदेश में एक रियासत थी, उसके महाराजा थे काका कालेंकर जी। उनके यहाँ सचिव, जिसको मुंशी हम कहते हैं जी। उसकी नौकरी की। और उस नौकरी के साथ साथ उन्होंने आगरा से जो इवनिंग शिफ्ट होती है उसमें एलएलबी की पास। जी। एलएलबी की परीक्षा पास करने के पश्चात फिर वो नौकरी उन्होंने वहाँ से छोड़ दी और वो रोहतक आ गए और रोहतक आकर जो है यहाँ वकालत करने लगे। जी। पहले तो उन्होंने शुरुआत आगरा से ही की थी वकालत की। जी। फिर रोहतक शिफ्ट हुए हाँ, थे। वहाँ से तो डिग्री ली थी उन्होंने। डिग्री लेके वो वहाँ जो नौकरी करते थे साथ साथ वो छोड़ के रोहतक आ गए वो। जी। तो रोहतक में जब वो वकालत करते थे तो उनकी खासियत ये थी कि अगर किसी के पास से फीस देने के लिए पैसे नहीं थे तो वो फ्री में मुकदमे लड़ते थे। जी। और मेरिट के आधार पर जो है ना वो मुकदमे लेते थे, झूठे मुकदमे उन्होंने कोई नहीं लड़ा। तो वो रेवेन्यू मिनिस्टर एक तो उसमें पंजाब में, वो रेवेन्यू, कृषि, शिक्षा, उद्योग, अच्छा। इन चार, और गृह मंत्री भी रहे। जी। 5 जो महत्वपूर्ण विभाग हैं इनके मंत्री रहे वो अलग अलग टाइम पर। जी। अच्छा, मैंने एक किताब में पढ़ा था सर, उसमें ये लिखा हुआ था कि यदि छोटूराम 1945 में उनकी डेथ हुई जी। और यदि वो 2-3 साल और जिंदा रहते तो वो भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं होने देते। उनकी इतनी मजबूत पकड़ थी, वो जिन्ना को पाकिस्तान में एंट्री नहीं करने देते। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया है। जब तक चौधरी छोटूराम जिंदा रहे जिन्ना की हिम्मत नहीं हुई पंजाब में नहीं आया। जी। पंजाब में प्रवेश नहीं करने दिया उनको। और अगर वो जिंदा रहते आज़ादी तक तो भारत पाकिस्तान का विभाजन नहीं होता। जी। उनकी मृत्यु के बाद ही जिन्ना ने जो यहाँ अपना समर्थन बढ़ाया और जो टू नेशन थ्योरी थी उसके ऊपर काम किया। उससे पहले वो पंजाब में नहीं आए, वो दूसरे क्षेत्रों में सक्रिय रहे और वहाँ आंदोलन भी। मुंबई के रहने वाले थे। हाँ जी। आने का प्रयास तो किया लेकिन सफल नहीं हुए। सफल नहीं हुए, आने नहीं दिए। वो डरते थे सर छोटूराम से, क्योंकि सर छोटूराम जो है वो हिंदू मुस्लिम एकता के सबसे बड़े हिमायती थे। जी। और वो जो है वो आपस में लड़वाते थे दोनों को। तो उससे तो ज़्यादा फॉलोअर पंजाब में सर छोटूराम के थे मुस्लिम। जी। 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 मुस्लिम तो आज भी पूछते हैं छोटूराम। आज भी पूछते हैं वो तो। जी। अच्छा, एक और बताओ सर लास्ट में, बिल्कुल, क्या चौधरी छोटूराम के कामों का अंग्रेज सरकार भी विरोध करती थी? अंग्रेज सरकार विरोध करती थी क्योंकि अंग्रेजों को तो अपना जो साम्राज्यवादी उनकी नीति थी, अपने जो हित थे वो सर्वोपरि थे। सर छोटूराम को जो यहाँ के आम लोग हैं, किसान मजदूर शोषित जो लोग हैं, दबे कुचले हैं, वो उनके हित में काम करते थे, तो उनके तो इंटरेस्ट क्लैश करते ही थे। जी। लेकिन कभी भी ऐसा करते हुए वो अंग्रेज़ों से दबे नहीं, खुलकर काम किया और धमकी दे देते थे सीधी वो कि अगर आपने मेरी बात नहीं मानी या किसानों के और मजदूरों के हित में कानून नहीं बनने दिए या सरकार ने कोई ऐसा काम किया जो आम जनता के विरोध में हो तो मैं ईंट से ईंट बजवा दूंगा। तो डरते थे अंग्रेज उनसे और वो किसी भी
तरह के आंदोलन के लिए तैयार रहते थे, लोग उनके पीछे थे। और उनको मैंने जैसे पहले कहा कि छोटा राम की उपाधि थी गांव में, जो ग्रामीण लोग थे उनको ये मानते थे कि हमारा राम तो यही है। हमारा कृषि प्रधान देश रहा है जी। क्या कारण है कि आज की सरकारें किसानों की तरफ क्यों नहीं इतना ध्यान दे रही हैं, किसानों को क्यों सड़कों पर आना पड़ रहा है? उस समय उन्होंने इस बात को समझा और देश की अर्थव्यवस्था जो हमारी मजबूत हुई खेती के कारण और देश में अनाज पैदा हुआ, हम आत्मनिर्भर हुए, उसके बाद कृषि विज्ञान का रोल रहा। लेकिन उन्होंने छोटा कृषि में से काम शुरू हो गया था, आपने जैसे बताया भाखड़ा डैम, सिंचाई, सब कुछ, सिंचाई की भी और सब काम सारी कुटीर उद्योग थे। हाँ। ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए कानून उन्होंने बनाए। जी, भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो, खेती मजबूत हो, गांव में ही सारे काम हो जाए। आजकल हमारे ग्रामीण भाई पिछड़ क्यों रहे हैं, किसान भाई पिछड़ क्यों रहे हैं, सड़कों पर क्यों आना पड़ रहा है? कुछ ऐसी नीतियां हैं सरकार की जिनकी वजह से किसान जो हैं वो काफ़ी घाटे का सौदा जो खेतीबाड़ी है वो होता जा रहा है। क्योंकि जो महंगाई बढ़ती जा रही है, किसान के खेत में इस्तेमाल होने वाला, चाहे वो डीजल है या कृषि उपकरण है, आपकी दवाइयाँ हैं, कीटनाशक खाद हैं, वो उनकी जो फसल के दाम हैं उसके अनुपात में वो ज़्यादा महंगे हो गए हैं। इसलिए ये खेतीबाड़ी जो है वो घाटे का सौदा होता जा रहा है। और किसानों की डिमांड भी यही है कि हमारा जो उत्पादन है, कृषि उत्पादन है, आप उसको, जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट है वो भी तो यही है कि सारे का सारा जो खर्चा खेतीबाड़ी के ऊपर होता है उसको कंसीडर करके उसके बाद एमएसपी जो है निर्धारित की जानी चाहिए। देश को फिर एक छोटूराम जैसे नेता की जरूरत है। जी हाँ सर, छोटूराम को दीनबंधु भी कहते हैं। और जो सिकंदर हयात खां थे उन्होंने इनको रहबर आजम की उपाधि दी थी, अंग्रेजों ने सर की उपाधि दी। और जो आम अपने देसी देहाती जो लोग थे वो इनको छोटा राम कहते थे। जी, छोटा राम यानी राम गॉड जी, भाई हमारा राम तो यही है, राम यही है जी। तो इस प्रकार की पॉलिसी आज के दिन सरकार ने बनानी चाहिए कि किसानों को अपने उपज का जो एक लाभकारी दाम मिल सके, और उसमें ये जो सड़कों पर हैं इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। जी, आखिर में कोई मन की बात हो छोटूराम को लेकर कोई संदेश आपका? संदेश यही है कि सर छोटूराम जैसे जो महापुरुष हुए हैं उनको एक तो जाति और धर्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमेशा समाज की एकता के हित में और जो दलित शोषित लोग हैं, जो वंचित हैं किसी भी तरीके से, उनके हित में काम किया है। तो हमने उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए और उनने जो आदर्श स्थापित किए थे उनको अपने जीवन में अपनाकर जो है उनके आदर्शों का पालन करें। यही सर छोटूराम को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि हो सकती है। जी, बहुत धन्यवाद मलिक साहब। धन्यवाद। और ये थे प्रोफेसर शमशेर सिंह मलिक जी, जींद में छोटूराम किसान कॉलेज के प्राचार्य रहे हैं और छोटूराम पर एक किताब भी लिखी है और काफ़ी काम इन्होंने किया है। आप अपने कमेंट्स लिखें, भविष्य में भी हम छोटूराम पर बात करते रहेंगे। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी।